हेलो चिल्ड्रंस। देखिए आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री के पांचवें चैप्टर में से एक टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पांचवा चैप्टर है पृष्ठीय रसायन। इसमें एक टॉपिक है कोलाइड। मैं आपको आज कोलाइड के बारे में बताना चाहूंगा कि कोलाइड, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहेंगे। देखिए कोलाइड, जहां इसको जो इंग्लिश टर्म है ये है, कोलाइड वास्तव में एक विलयन है। किस प्रकार का विलयन है देखिए, जानना चाहेंगे अपन। कोलाइड है क्या? देखिए हम विलयनों के बारे में थोड़ा सा जिक्र अपन ने 11th क्लासेस में भी किया हुआ है कि विलयन क्या होता है। विलयन मिश्रण की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उसमें से एक समांगी होता है और एक विषमांगी। तो जो विषमांगी विलयन है, तो मिश्रण का एक ऐसा विषमांगी विलयन है, उसको हम कोलाइड कहते हैं। विलयन के नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि विलयन का जब नाम आता है तो निश्चित रूप से उसमें दो कंपोनेंट की बात आती है, दो अवयव जिसको घटक कह सकते हैं। वो घटक क्या है? आपको मालूम होगा कि जैसे सामान्य तो विलयन की चर्चा करते हैं तो एक जो पदार्थ होता है उसका घटक होता है, वो होता है विलायक। लेकिन जहां कोलाइड विलयन की बात आती है तो कोलाइड विलयन में जो विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा जो घटक होता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय को कोलाइड के संदर्भ में ये विलायक और विलेय नाम न देकर उनको क्या नाम दिए जाते हैं? एक है माध्यम, और जो विलेय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसमें वो है परिक्षिप्त प्रावस्था। उदाहरण के लिए अपन समझ सकते हैं कि इसमें जैसे मान लें ये क्या क्या हो सकता है। जैसे घरेलू सभी बच्चे जानते होंगे, गोंद। अपन जानते हैं गोंद को पानी में घोलना चाहे। एक जिलेटिन होता है, चलो खैर उसको उतना नहीं समझ पाते हैं, बट आप स्टार्च को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या होता है स्टार्च? जिसका अपना घरेलू नाम अपन मैदा के नाम से कह सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी बच्चे जानते हैं इसको। तो देखिए अगर पानी में हम गोंद को घोल करके देखें, और या स्टार्च है, मैदा है, उसको हम पानी में घोल करके देखें, और भी कोई चीज होती है, प्रोटीन वगैरह इस तरह के हैं, तो जिनको आप समझ सकते हैं, इनमें से किसी एक पर आप अपनी नजर डाल सकते हैं। तो गोंद या स्टार्च, इसको जब विलयन बनाया जाएगा तो देखने में किसी बीकर में या कांच के गिलास में अगर अपन घोल के रख दिया जाए तो कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे गोंद है, स्टार्च है, और समझने के लिए अपन लस्सी या अपन जूस की बात कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप कांच के गिलास में या बीकर में दोनों ये पदार्थ विलयन भरा हो तो हम विषमांगी, ये विषमांगी होता कैसे कैसे समझ सकते हैं? जब भी आप जूस पी रहे होते हैं तो उस गिलास में देखोगे आप, जैसे जूस भरा हुआ है और थोड़ी देर तक रखा रहने दीजिए, तो क्या महसूस करोगे कि नीचे ज्यादा गाढ़ा होगा थोड़ा सा, और ऊपर थोड़ा कम गाढ़ा होगा, यानी ऊपर हल्का, नीचे गाढ़ा गाढ़ा। जैसे लस्सी भी पीते हैं तो नीचे गाढ़ी गाढ़ी रह जाती। समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, तो बस यही समझ लीजिए कि विषमांगी का मतलब इसमें दो प्रावस्थाएं अलग होती हैं, नीचे कुछ ऊपर कुछ। अगर इसी के स्थान पर हम बात करें कि जैसे पानी में हमने शक्कर घोल दी या रूह अफ़ज़ा का शरबत बना लिया है, तो उसको जब आप देखें, उसको रखा रहने दीजिए 1 घंटे 2 घंटे, और आप देखो कि ऊपर गाढ़ा है कि नीचे गाढ़ा है। शक्कर को अच्छी तरह से घोलोगे तो जैसा ऊपर होगा विलयन वैसा ही नीचे होता है। ओके, ठीक है। तो इतनी बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कोलाइड होता क्या है, केवल हमें अभी ये जानने की कोशिश की है। कोलाइड को पढ़ेंगे बाद में, पहले कोलाइड एक दिमाग में बैठना चाहिए कि कोलाइड नाम क्या है, कोलाइड क्या चीज है अपनी केमिस्ट्री में। तो कोलाइड क्या है? एक विलयन की एक अवस्था है, एक विलयन का प्रकार है। वो आपके उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ चुका है। अब कोलाइड को
तरह से एक बार समझने के लिए पदार्थों के भिन्न भिन्न पदार्थों के कोलाइड बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बात समझने के लिए पदार्थों के वर्गीकरण पर एक नजर डालते हैं। और ये नजर डालने का जो तरीका है, इसके बारे में वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं। ये जैसा कि पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत कोलाइड को समझने के लिए पहले से ही जो सबसे पहले ग्राहम थॉमस ने यह प्रयास किया है कि पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, उसमें से तो कोलाइड को हम कैसे पहचानते हैं। इसी के साथ जो दूसरा है वो आधुनिक मत है, अर्थात जो प्रारंभिक मत है पदार्थों के वर्गीकरण को समझने के लिए वो है ग्राहम थॉमस का। और जो आधुनिक मत है, जो भी साइंटिस्ट होंगे उनके अनुसार क्या क्या अंतर है दोनों में। सबसे पहले ग्राहम थॉमस ने भिन्न भिन्न पदार्थों को पीस करके उसके किसी तरह से पाउडर फॉर्म ला करके और उनको विलयन बना करके देखा। और कैसे पहचाना, किसके आधार पर पहचाना। इसका जो मूल आधार था वो था चर्म पत्र फिल्ट्रेशन। चर्म पत्र फिल्ट्रेशन समझ में आ रहा होगा। चर्म पत्र के माध्यम से इनके विलयनों को छान करके देखते हैं। देखिए, तो उन्होंने कहा, जैसे देखिए मान लीजिए कोई चर्म पत्र है, यूरिन ब्लड जिस तरह से कहते हैं, मूत्राशय वगैरह ले सकते हैं, और उसमें हमने कोई पदार्थ का विलयन भर दिया है। अब हमें पहचान करनी है कि उसमें किस तरह से पहचाने कि वो कोलाइड होगा कि नहीं होगा, और किस तरह से छान करके देखते हैं तो क्या महसूस होता है हमें। तो इन्होंने सभी पदार्थों को दो भागों में बांटने की कोशिश की है, जिसमें से एक नाम है क्रिस्टलार, दूसरा है कोलाइड। अर्थात ग्राहम थॉमस ने कोलाइड को समझाने के लिए प्रयास किया है कि किस तरह से हम चर्म पत्र से छानकर हम पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे चर्म पत्र है, किसी पदार्थ का विलयन इसमें घोल करके भर दिया है और लटका दिया है, नीचे देख रहे हैं इसमें से अगर कुछ फिल्टर हो जाए तो देखिए अंत में क्या होगा, एक तो फिल्टर हो जाएगा, दूसरा इसमें अनफिल्ट्रेट रहेगा, इसमें स्थन करके नहीं जाएगा। जो फिल्ट्रेट हो जाएगा नीचे इसके में से निकल जाएगा, वही कहलाता है क्रिस्टलार। और जो इसमें से नहीं छनता है उसको ग्राहम थॉमस ने क्या नाम दिया, उसे कोलाइड। तो प्यारे बच्चों, आप ग्राहम थॉमस के अनुसार इन दोनों बातों को आप समझ चुके होंगे, क्रिस्टलार क्या है और कोलाइड क्या है। बात में कोलाइड को समझने की थी, तो हम इस ग्राहम थॉमस के अनुसार कोलाइड को समझ गए होंगे। ठीक है, आधुनिक मत के अनुसार देखिए, आधुनिक मत के आधार पर इन्होंने जो आधुनिक मत के जो पक्षधर हैं वो ये मानते हैं कि पदार्थ के विलयन बना करके चर्म पत्र से उनको छान करके देखते हैं तो कोई पदार्थ छनता है, कोई नहीं छनता है। तो इस तरह से वो पदार्थों के नाम के हिसाब से उनकी दो कैटेगरी बनाई जा सकती है। बट ये जो आधुनिक मत है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, किसी एक ही पदार्थ की एक अवस्था होती है उसको कोलाइड कहा है। अर्थात एक ही पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं, तो किसी अवस्था में उसको कोलाइड हम कह सकते हैं और किसी अवस्था में कोलाइड नहीं कह सकते। देखिए कैसे, अर्थात ये वर्गीकरण जो का आधार है वो है कणों के आकार के आधार पर। जो पदार्थ होता है उसके कणों के आकार किस प्रकार के होते हैं उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया हुआ है। और ये जो वर्गीकरण है वो तीन भागों में किया जाता है। एक तो हम जिसकी बात करना चाहेंगे, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ना चाहेंगे इसमें, वो है कोलाइड। तो एक नाम तो यही मान लीजिए। और दूसरा है
विलयन है। ध्यान होगा आपको, 11th क्लास में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं केवल विलयन के नाम से। शक्कर को, नमक को पानी में घोल करके जो मिश्रण बनाया जाता है वो एक समांगी मिश्रण होता है, वो वास्तविक विलयन की कैटेगरी में आता है। वहां वास्तविक शब्द नहीं जोड़ते, लेकिन केवल विलयन शब्द जो जोड़ रहे हैं विलयन के नाम से जानते हो, वो यही वास्तविक विलयन है। कोलाइड। तीसरा इसमें जो नाम आता है वो है निलंबन। अब देखिए, आधुनिक मत क्या कहता है कि कणों के आधार पर भिन्न भिन्न पदार्थों के या किसी पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को 3 प्रकार के विलयनों में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के विलयन कहे जा सकते हैं। क्या अंतर है? देखिए, कणों के आधार पर बात करते हैं तो कोलाइड में देखिए इसके 2 घटक कौन से ध्यान होगा, पहले आपने देख चुके हैं। एक परिक्षेपण माध्यम अर्थात जो विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था। यहां जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का जो आकार होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। इसके कणों का आकार यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस तरह का आकार है। वास्तविक विलयन में जो विलेय पदार्थ होता है उसके कणों का आकार इस कोलाइड से छोटा होता है, और निलंबन जो विलयन होता है उसके कण का आकार इस कोलाइड के पदार्थ के कण के आकार से बड़ा होता है। इतना तो हमें दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो वास्तविक विलयन में जो कण का आकार होता है वो कितना होता है? वो कम होता है। कितना? 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, क्योंकि ये 1 से 1000 नैनोमीटर की आप परास मान लीजिए। इसके परास में है तो कोलाइड, छोटा हुआ तो वास्तविक, बड़ा हुआ तो निलंबन। अर्थात इसमें जो कण का आकार कैसा होगा? 1000 नैनोमीटर से अगर एबव होता है, लार्ज होता है, तो आप कह सकते हैं कि वो निलंबन है। अब सिंपली तीनों को समझने के लिए मैं आपको 3 विलयनों पर बात करना चाहूंगा, एक तरह से आपको समझाने के लिए घरेलू प्रयोग जैसा है। आप 3 कांच के गिलास ले सकते हैं, अगर हो सके तो आप 3 बीकर ले सकते हैं। तीनों में आपने क्या किया? तीनों में पानी भर दीजिए, पानी ले लीजिए पहले, जितनी आपकी मर्जी है, अंदाज से नाप करके जो भी ले सकते हैं। तीनों में पानी भरा हुआ है, इसमें आप घोलते हैं, मैंने कहा आप या गोंद को घोल दें, स्टार्च को घोल दें, जो आपको जचे उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सपोज आप गोंद, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आप शुरू से गोंद के इसकी बात करते हैं, अपनी कॉपी जोड़ने के लिए काम लेते हैं, तो गोंद को देखा ही होगा आपने, बना भी सकते हैं, बना हुआ ही लेते हैं आजकल आप ज्यादा। वास्तविक विलयन मैंने कहा शक्कर घोल देते हैं। हाँ बच्चों, गर्मी का मौसम है, शरबत तो नहीं पियोगे? बना रहा हूं। तो देखिए, निलंबन के लिए आप मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो अपन जो स्कूल में होते हैं तो आप चौक की भी बात कर सकते हैं। सभी जानते हैं मिट्टी चौक, सभी पता है। तो देखिए, 3 बीकर लिए या 3 गिलास लिए, पानी भर दिया है, और एक में क्या घोल दिया? गोंद, और एक में शक्कर घोल दी, और एक में चौक को घोलने के बाद आप एक बार कल्पना कीजिए, स्वयं देखिए कि तीनों को घोलने के बाद कैसा लगेगा। तीनों को पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान सकते हैं? यस, हाँ, ठीक उसी तरह से आप। तो देखिए, गोंद घोलने के बाद पता है कैसा लगेगा, हिलाओगे देखे हुए, गाढ़ा गाढ़ा सा लगेगा, हिला करके भारी सा आएगा। शक्कर को घोलोगे तो आपको पता है पहले जैसा पानी था, शक्कर घोलने के बाद भी वैसा ही लगेगा। अगर आप चखोगे तो पता चलेगा कि वो मीठा है या खारा है, जो भी जैसा है, तो उसके स्वाद से पता चलेगा इसमें कुछ घुला होगा, बाकी पानी जैसा ही लगेगा। और चौक या मिट्टी घोलने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि उसको कैसा लगेगा। तो थोड़ी देर बाद रख दो, चौक या मिट्टी अपने आप नीचे आ जाती है, सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई होगी, मुझे विश्वास है कि गोंद घोलने के बाद जो जिस तरह का आपको वो रूप दिखेगा वो कोलाइड का गिलास हो गया। शक्कर घोलने के बाद जो उसका मिश्रण बना वास्तविक विलयन हो गया। मिट्टी या चौक को घोलने के बाद जो उसका मिश्रण प्राप्त हुआ दिख रहा है वो निलंबन हो गया।
देखिए वास्तविक विलयन केवल समांगी होगा, बाकी दोनों ही विलयन विसमांगी होंगे। दो रूप उसमें नजर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम कोलॉइड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो कोलॉइड क्या है, मुझे लगता है समझ में ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे ये जो कोलॉइड है वास्तविक विलयन है, निलंबन है, कुछ बिंदुओं के आधार पर हम तीनों में तुलना कर सकते हैं, तीनों में कुछ अंतर देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम कुछ संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से जानना चाहेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ नोट कर लेते हैं वही चीज। पहला हम कोलॉइड लिखते हैं, दूसरा वास्तविक विलयन लिखते हैं, और तीसरा निलंबन। कुछ बिंदु हैं उसके आधार पर इनको हम देख सकते हैं। चलो संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा सा यूं लिख के बता दूं, जैसे कणों का आकार, कणों के आकार से हम पहचान सकते हैं। नंबर 2 प्रकृति, इसके आधार पर पहचान सकते हैं। और फिल्टरेबिलिटी जिसको कह सकते हैं, छनित्र कह सकते हैं, छनन की प्रकृति के आधार पर, आवेश प्रकृति के आधार पर, इनके कुछ अणु संख्य गुणधर्म होते हैं। ये हम सेकंड चैप्टर में ये पढ़ चुके होते हैं इसके बारे में। और क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा और जिक्र कर देंगे। अणु संख्य गुण क्या होते हैं? 6 दृश्यता के आधार पर कह सकते हैं, विजुअलिटी। एक होता है ब्राउनियन गति, और देखिए ब्राउनियन गति, और एक होता है एक विसरण के गुण के आधार पर पहचान सकते हैं। काफी सारे गुणधर्म हैं। एक आप जो एपियरेंस जिसको कह सकते हैं, या दिखाई कैसे देता, प्रतीत होना जिसको कह सकते हैं, वैसे इंग्लिश के हिसाब से बोल सकता हूं मैं एपियरेंस, कैसा दिखाई देता है, मालूम कैसा पड़ता है। और एक इस तरह से देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अधिशोषण की प्रकृति किस प्रकार की होती है। एक पिंडल प्रभाव क्या होता है, इसके आधार पर भी देख सकते हैं। और भी कई तरह के गुणधर्म है, वैद्युत कण संचलन वगैरह है, और इस तरह के हैं। तो काफी सारे बिंदु हैं। देखिए कणों के आधार पर पहली चर्चा कर चुके हैं कि इनका जो आकार है कणों का 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य, और लेस देन 1 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ऐसे अंतर हम करते जाएंगे। तो केवल हमें तो अगर कुछ याद रहे ना रहे, हम तो केवल इस कोलॉइड के बारे में, इन गुणों की बस ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, तो फिर अपने आप समझ जाते थोड़ा बहुत। प्रकृति मैंने कहा कि ये कैसे होते हैं, कोलॉइड कैसा होता है, विषमांगी होता है। बाकी समांगी मगर याद न, जैसे आपने देखा था कि वास्तविक विलयन कैसा होता है, समांगी होता है। निलंबन भी विषमांगी होता है। तो चाहे तो हम विस्तार से देख सकते हैं। ये भी समांगी होता है। छानन, छानने के लिए देखिए हम 2 डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। एक तो अपन जो सामान फिल्टर पेपर होता है, और एक होता है चर्म पत्र। क्या अंतर होता है दोनों में? अगर हम फिल्टर पेपर की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा फिल्टर पेपर के जो होल्स हैं, वो पोर्स जिनको कहते हैं, रंध्र कहते हैं, वो बड़े होते हैं। और एक पर्चमेंट मेम्ब्रेन या चर्म पत्र जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसके जो होल्स हैं, पोर्स हैं, दीज
दीज आर वेरी स्मॉल, सो वी कंपेयर लाइक दैट। तो छिद्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि इनमें से ये तो बड़े छिद्र हैं, ये छोटे हैं। बस कोलाइड को आप ध्यान रखना, तो कोलाइड के कणों का आकार ऐसा है कि इसमें से तो पार हो जाएगा, लेकिन यहाँ के वो फंस जाएगा, मतलब यहाँ से पार नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो क्या कह सकते हैं बोलो, कोलाइड के कण किसमें से छन करके जाएंगे बोलो, फिल्टर पेपर में से छन जाएंगे, लेकिन पर्चमेंट चर्म पत्र में से पार नहीं होते हैं, याद रखना है। तो किसमें से छन जाएंगे बोलो, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, फिल्टर पेपर में से एक्रॉस हो जाएंगे, बट दे कैन नॉट एक्रॉस इन द पर्चमेंट मेम्ब्रेन। वास्तविक विलयन क्या होगा, इतना छोटा होता है कि वो दोनों में से ही, मैं कह सकता हूं कि दोनों में से पार हो जाएंगे, और निलंबन का कण इतना बड़ा होगा कि वो फिल्टर पेपर में ही फंस जाएगा, तो ना तो फिल्टर पेपर में से पार होगा और ना ही वो पर्चमेंट मेम्ब्रेन में से पार होता है। आवेश के आधार पर कोलाइड आवेशित प्रकृति के होते हैं, अर्थात ऋणावेशित और धनावेशित दोनों ही प्रकार के होते हैं। वास्तविक विलयन भी आवेशित होते हैं। आप जानते होंगे जैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो वास्तविक विलयन है, नमक है, NaCl है, उसमें एक Na+ Cl- कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं। निलंबन में ऐसा नहीं होता है। इसके आधार पर देखिए अणुसंघ गुणधर्म, थोड़ा सा मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। तो अणुसंघ गुणधर्म वो कहलाते हैं किसी विलयन के जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर 1 लीटर हम कोलाइड लेते हैं, 1 लीटर वास्तविक विलयन लेते हैं और 1 लीटर निलंबन लेते हैं, और उसमें 10-10 ग्राम पदार्थ मान लीजिए तीनों में घुल दिया है, पदार्थ एक ही है, बस फर्क सिर्फ कितना है कि 1 विलयन में तो कणों का आकार कोलाइड के रेंज में होता है, मतलब छोटे न बड़े, और 1 विलयन में कणों के आकार बहुत छोटे हो जाते हैं। तो ये देखिए कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होगा तो कणों की संख्या कैसी होगी, कम होगी या अधिक, कोलाइड से अधिक होगी। कणों की संख्या इसमें अधिक होगी, इसमें कणों का आकार अगर बड़ा होगा तो कणों की संख्या कम हो जाएगी। तो संख्या के आधार पर देखें, कोलाइड के कणों की संख्या क्या होगी, वास्तविक विलयन से कम और निलंबन से अधिक। तो हम दोनों में कंपेयर कर लें, इसमें कणों की संख्या कम होगी तो अणुसंघ गुणधर्म का मान भी कैसा होगा, कम। संख्या कम, अणुसंघ गुणधर्म कम। संख्या अधिक, अणुसंघ गुणधर्म का मान अधिक। समझ में आ गया होगा। ओके, उसमें कणों की संख्या और कम होगी तो और अधिक कम, इसका कम अधिक, उसका अधिक कम, ऐसे आप कह सकते हैं। दृश्यता देखिए, देखने के अपने पास 2 डिवाइसेस होते हैं, हम अपनी आंखों से डायरेक्ट, जिनको कहते हैं नेक्ड आईज, बिना किसी माध्यम से, अर्थात ये तो कह रहे जैसे चश्मा है, चश्मे के माध्यम से, बट चश्मे को इसमें उस तरह से इंक्लूड नहीं करते हैं। एक तो हम कह सकते हैं मतलब आंखों से डायरेक्ट, या हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। साइंस में जब कोई चीज नहीं दिखती है, माइक्रो होती है, तो उसको नहीं देख सकते नेक्ड आई से, तो उसके आधार पर देखें, ये इतने बड़े हैं कि नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन इनको किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से तो देख सकते हैं। वास्तविक विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इनमें इनको न तो हम आंखों से देख सकते और न ही सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते। समझ में आ गया। निलंबन आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें यहाँ लिख सकते हैं, छोड़ दिया बहुत, हाँ। निलंबन मिट्टी के कण या चौक के कणों को बोलो, आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं देखने के लिए, गिलास में रखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट ही देख लेते हैं, ऐसे दिखता है। इसका मतलब निलंबन विलयन अगर हो तो उसके कणों को हम सीधी आंखों से देख सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से तो देख ही सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति देखिए खास तौर से कोलाइड का प्रमुख अच्छा लक्षण है, अर्थात कोलाइड के जो कण हैं वो ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आप कोलाइड के बारे में देखें, वो तो केवल कंपेयर करने के लिए बात कर रहे हैं, बाकी कणों के आकार से हम लगा सकते हैं। देखिए विसरण,
विसरण क्या होता है कि इसका होता जरूर है, विसरण जानते हैं, किसी में से होकर के निकलना, किसी में से फैलना, प्रसारित होना, धीरे धीरे डिस्पर्स होना। तो विसरण की गति होती है तो है, लेकिन थोड़ी ज्यादा आसान नहीं होती है। तो कह सकते हैं नॉट इजीली, मतलब होता जरूर है विसरण की गति, पर अधिक आसान नहीं है। तो आसान नहीं है, होती तो है। विसरण, वास्तविक विलयन के कण तो छोटे छोटे होते हैं तो जल्दी से भागते हैं, इसका मतलब इसमें तो अच्छी तरह से होते हैं, लेकिन इसमें विसरण इतना अच्छी तरह से नहीं होता है क्योंकि कणों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं तो केवल इसमें ध्यान देख लें, फिर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ब्राउनियन गति दर्शाते हैं, ये गति ब्राउनियन का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी गति। थोड़ा देखेंगे इसको अलग से विस्तार से, आगे चल के देखेंगे। टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, जो जैसे मच्छर भागता है तो इस तरह से आप पढ़ते हैं। अभी तो थोड़ा सा वैसे बिंदुओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रतीत अपीयरेंस, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि 3 विलयन 3 गिलास में भरे हुए हैं। अगर हम ढंग से देखेंगे तो, थोड़ा गौर करके देखेंगे तो तीनों में थोड़ा देखने से अंतर चलेगा। शक्कर वाला जो विलयन होगा, गिलास होगा या बीकर होगा, वो बिल्कुल पानी जैसा दिख रहा होगा, जिसको कह सकते हैं पारदर्शी, कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट को कहते हैं। और जिसमें जूस जैसे भरा होता है, किसी हल्का जूस छोड़िए, चलो खैर, जैसे अपन ग्लूकोज भी घोल देते हैं, इस तरह के घोलते हैं, तो घुलने के बाद लगता है ना थोड़ा सा धुंधलापन। गोंद का जो गोंद भरा होता है किसी पानी में, तो क्या सफेद सफेद सा लगता है कि इसमें कुछ घुला हुआ है। इसको कह सकते हैं कि पारदर्शी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि दिख नहीं रहा, आर पार चमक भी नहीं रहा है, तो कह सकते हैं उसको बीच की अवस्था कहते हैं, कि आपने पढ़ा होगा पारभासी, धुंधलापन जिसको कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, प्रतीत कोलाइड कैसा होगा, बीच के माध्यम का, तो पारभासी जिसको कह सकते हैं। तो पारभासी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट, और ट्रांसपेरेंट वास्तविक होगा, पारदर्शी, कुछ बिंदुओं को आप स्पष्ट कर सकते हैं। और निलंबन, अगर पानी में आप मिट्टी घोल दो, चौक पूरे में घोल दो, फिर कहो कि इस गिलास के आर पार, जैसे पानी में देखते हैं शरबत में, आप पीछे का हाथ लगाओगे दिख जाएगा, लेकिन मिट्टी घोलने के बाद फिर देखो पीछे से हाथ, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मिट्टी के कण इतने बड़े होते हैं कि उसमें से प्रकाश की कण पार हो ही नहीं पाती है। अर्थात जिसको कह सकते हैं अपारदर्शी, ओपेक कहते हैं, अपारदर्शी, ओपेक। Based on the appearance, colloid particles has translucent nature and gravitational force, क्योंकि कणों का आकार जितना बड़ा होगा उस पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा। तो सबसे ज्यादा किस पर लगेगा, निलंबन पे, और सबसे कम किस पे लगेगा, वास्तविक पे, और कोलाइड पे यूं कह सकते हैं मध्यम, अर्थात ना के बराबर कह सकते हैं, नगण्य, ज्यादा अच्छा है नहीं और जीरो कह नहीं सकते, इन पर बिल्कुल कम, या कह सकते हैं कि लगे लगे लगता ही नहीं। कम का मतलब है न जीरो, नगण्य तो वही था। तो ये आप देख सकते हैं कि शक्कर को घोलने के बाद गुरुत्वाकर्षण कभी भी नमक या शक्कर के कणों को नीचे नहीं ला सकता है, वो विलयन परमानेंट हो जाता है। और मिट्टी के कण आप जैसे घोलते हो तो आप देखते हैं नीचे बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये नगण्य, तो इसका कैसा होगा, गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक। चलिए, अधिशोषण, अधिशोषण कोलाइड का अच्छी तरह से होता है, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो इनका अधिशोषण होता है, यूं कह सकते हैं, और इनका अधिशोषण ज्यादा अच्छी तरह से नहीं होता है। तो केवल सबसे बढ़िया अधिशोषण का गुण किसमें होता है, इन्हीं में होता है, कोलाइड में। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव ये कोलाइड का एक अच्छा गुण है। टिंडल प्रभाव ये कोलाइड में दर्शाते हैं। ये क्या गुण होते हैं, ये हम आगे विस्तार से एक एक के बारे में जानना चाहेंगे, अभी तो केवल मात्र समरी है। ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। और भी होते हैं, जैसे हम एक कहते हैं सेडिमेंटेशन है, या वैद्युत कण संचलन है। अगर जैसे उनको मैं नाम लिया, लिखा नहीं है, चाहे तो उसको भी कह सकते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। सेडिमेंटेशन जैसे अवसादन होता है ना, तो कोलाइड भी रखा रखा, कभी कभी ज्यादा टाइम रखा है तो गोंद का भी नीचे गाढ़ा हो जाता है, तो सेडिमेंटेशन होता है, अवसादन इसको कहते हैं। और निलंबन, ये सेडिमेंटेशन, इसका तो वो तुरंत ही होता है, लेकिन कभी वास्तविक विलयन का सेडिमेंटेशन नहीं होता है, अवसादन नहीं होता, नीचे नहीं बैठता है। और वैद्युत कण संचलन, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगाने पर यदि आयन किसी विपरीत आवेश इलेक्ट्रॉन
तरफ गति करते हैं तो इसको हम वैद्युत कण संचलन के नाम से जानते हैं। इसको बाद में हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इसी के साथ जो मैंने आपको आज कोलाइड के बारे में एक परिचय के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, कोलाइड के कुछ और कितने गुण हैं वो थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। कोलाइड के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। इस कोलाइड में क्या क्या अध्ययन करना है, कोलाइड के गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे जो नाम आए हैं तो उनको पूरी विस्तार से समझेंगे। टिंडल प्रभाव कैसे होता है। नंबर 3, कोलाइड का निर्माण कैसे करते हैं, कितनी कैसी विधियां होती हैं। नेक्स्ट, कोलाइड का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, अशुद्ध कोलाइड होता है तो उसमें से शुद्धियों को निकालते कैसे हैं। ठीक, ये सारा तैयार हो गया, बना लिया, शुद्धिकरण किया, फिर हमको सिद्ध करने के बाद किसी को रखेंगे ना, घर में रखेंगे तो कैसे, तो कहीं रखने के बाद खराब नहीं हो जाए, इसीलिए उसके लिए एक चीज और अपन जानना चाहेंगे, प्रोटेक्शन, अर्थात किसी कोलाइड का हम परिरक्षण कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा हो घर में अचार डालते हैं तो वो सालों तक रखा रहे, इसके लिए क्या करते हैं, we use the preservatives like that, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों डाल देते जिससे कि अचार अपना सालों साल तक बना रहे, सुरक्षित बना रहे। ठीक है, तो परीक्षण एक लास्ट में, ये पूरा कोलाइड हमने अचार डाल दी, सब कुछ बना लिया, फिर पूरा कोलाइड बना के रख दिया है। क्यों कर रहे हैं इतनी सारी मेहनत, क्यों कैसा कर रहे हैं, क्या जरूरत है, अर्थात ये हमारे दैनिक जीवन में काम आएगा इसलिए रखते हैं, इसलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कहाँ कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, खाने में लेंगे, दवाओं में लेंगे, क्रीम पाउडर लगाने में लेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। कोलाइड हमारे हर रोज काम आता है, खाने पीने में काम आता है, वो इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। बस इसी के साथ